नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन थ्योरी की जो क्लास है हमारी चल रही है मिशन सरकारी नौकरी के तहत। मुगल साम्राज्य चल रहा था, आज पढ़ने वाले हम औरंगजेब को। इससे पहले हमने शाहजहाँ तक कवर कर लिया था, आज औरंगजेब को पढ़ने वाले। तो थ्योरी की क्लास है हमारी कई दिन के बाद आ रही है, क्योंकि बीच में टेस्ट सीरीज भी हमको देनी पड़ती हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। टेस्ट सीरीज के कारण ही हम आपके लिए थ्योरी की क्लासें 3 या 4 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए, औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। तो औरंगजेब के जन्म की बात करें तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहात गुजरात में हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहाँ और माता का नाम था अर्जमंद बानो बेगम। माता का नाम क्या था? अर्जमंद बानो बेगम। और शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब, जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? अर्जमंद बानो बेगम को क्या जाना था? मुमताज़ महल, जिसकी आदमी शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के गुरु की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, औरंगजेब का गुरु पूछा जाता है तो मीर मोहम्मद हकीम था। मीर मोहम्मद हकीम। तो ये हमने बाबर पढ़ लिया। हुमायूं, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ। आज पढ़ रहे हैं औरंगजेब को, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 के मध्य रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम दोनों की तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनका कौन पुत्र था? औरंगजेब। मुमताज़ महल और शाहजहाँ का पुत्र था। औरंगजेब की पत्नियों की बात करें तो औरंगजेब की पत्नियां 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलनाज बानो बेगम, जिसे रबिया उद दौरानी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, रबिया उद दौरानी का मुकाबला भी प्रसिद्ध है, जिसे दूसरी ताजमहल कहा जाता है। तो दिलनाज बानो बेगम, जिसका नाम क्या था? रबिया उद दौरानी के नाम से भी जानी जाती है इतिहास में, उसकी पहली पत्नी थी। तो पहली पत्नी कौन थी औरंगजेब की? दिलनाज बानो बेगम, रबिया उद दौरानी। और ये फारस के राजकुमारी की राजकुमारी थी। दिलनाज बानो बेगम इसकी पत्नी थी। दूसरी पत्नी नवाब बाई, तीसरी औरंगाबादा महल और चौथी उदयपुरी महल। तो ये 4 इसकी प्रमुख पत्नियां थीं, याद रखना। दिलना बाई का और उदयपुरी पर आया। दिलना बाई का और उदयपुरी पर आया। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं इसकी औरंगजेब की पत्नियों को। दिलनाज बेगम, नवाब बाई, औरंगाबादा महल और उदयपुरी महल। अब बात करते हैं पुत्रों की। तो औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। तो इसके पुत्र थे, 5 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं ये? 5 प्रमुख पुत्र दे रखे हैं। और इसकी बेटियां थी जैब उन्निसा, जीनत उन्निसा, बद्र उन्निसा, जल्द उन्निसा और मेहर उन्निसा, इसकी बेटियां थीं। इनके पुत्र और बेटियों को भी ध्यान रखना और पत्नियों को भी नाम ध्यान रख सकते हैं। मुख्य रूप से नाम रखना है वो दिलनाज बानो बेगम का। औरंगजेब की उपाधियों की बात करते हैं अब। तो बहादुर की उपाधि औरंगजेब को 15 वर्ष की आयु में एक बार आगरा में कुछ हाथियों ने हमला कर दिया था, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने जान को जोखिम में डाल करके इन हाथियों से मुकाबला किया। यह देख इसके पिता शाहजहाँ ने बहुत खुश होकर के औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बहादुर। तो बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी औरंगजेब को? इसके पिता शाहजहाँ ने। आलमगीर, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, आलमगीर क्या है? विश्व विजेता। शाही पोशाक में एक दरवेश, सादा रहन और शराब ना पीने के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, शाही पोशाक में एक दरवेश किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, क्योंकि ये सादा रहन सहन रखता था और शराब नहीं पीता था। जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब इस्लाम में कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसीलिए इसे जिंदा पीर भी कहा गया। ध्यान रखना, ये उसकी उपाधियाँ: बहादुर, आलमगीर, शाही पोशाक में एक दरवेश और जिंदा पीर।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि औरंगजेब की पादियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद आती है हाफिज। औरंगजेब को पूरा कुरान कंठस्थ याद था, इसीलिए इसे हाफिज कहा जाता है, क्योंकि कुरान था वो इसे कंठस्थ याद था पूरा का पूरा कुरान। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी अपने राज्याभिषेक के अवसर पर इसने यह उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सी उपाधि धारण की थी। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, तो ये इसकी उपाधियाँ हैं। और उपाधियों के आधार पर इसने अपना अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कितनी लंबी उपाधि है, तो सिर्फ आपको याद रखना है औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इसी से आपको ये उपाधि ध्यान रह आएगी। तो एक कब धारण की थी, राज्याभिषेक के अवसर पर। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो ऐसा मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था तो वो कौन सा था, औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। इसका कारण यह था कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार युद्ध लड़ता रहा और सामगढ़ की विजय के बाद और आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। और कहाँ करवाया था, दिल्ली, 31 जुलाई 1658। उसका विद्रोह उसके भाई दारा सिकोह के साथ आगे चलता रहा और अंत में जब वह देवराय के युद्ध में दारा सिकोह को पराजित कर देता है, तब अंतिम रूप से परास्त करने के बाद फिर से इसका पुनः 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक होता है। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, 16 जुलाई 1658 और जून 1659 में। तो मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता है तो वो कौन था, औरंगजेब। प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियान। औरंगजेब की इन नीतियों की वजह से उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार में उसके कई विजयों में भी हासिल करी। सबसे पहला आता है जाटों का विद्रोह। पहला संगठित विद्रोह गोकुल जाट के नेतृत्व में हुआ था औरंगजेब के खिलाफ। यह औरंगजेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था जो दिल्ली और आगरा के जाटों के मध्य हुआ था। किसानों, काश्तकारों, मजदूर वर्ग के लोगों ने यह विद्रोह किया। इसमें सामंतों का मुख्य हाथ था। यह विद्रोह आर्थिक परिस्थितियों को लेकर हुआ। कारण क्या था, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के ये विद्रोह किया गया था। पहला संगठित विद्रोह गोकुल जाट के नेतृत्व में। जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह 1669 ईस्वी में गोकुल जाट सरदार के नेतृत्व में हुआ था। अंततः 1670 में तिलपत के युद्ध में हसन अली खान ने जाटों के विद्रोह को समाप्त किया और गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला गया था। तो किसने समाप्त किया था इसको, हसन अली खान ने। दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ था जाटों का। किसी नेतृत्व में, राजाराम के नेतृत्व में। गोकुल के बाद 1685 में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ। पहला कब हुआ था, 1669 ईस्वी में, दूसरा 1685 ईस्वी में। इस विद्रोह में जाटों ने छापा मार और हमले तथा लूटमार की थी औरंगजेब के खिलाफ। दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के द्वारा। इसने देखा कि अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय औरंगजेब दे रहा है तो हम भी उसी प्रकार परिचय देंगे। इस तरह से इसने औरंगजेब को चिढ़ाने और दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र को खुदवा दिया। ये जो अकबर की कब्र थी इसको इसने खुदवा दिया था राजाराम ने। और अकबर की कब्र में से जो हड्डियां बाहर निकल कर आई उसने उनको जला दिया। यह घटना औरंगजेब को काफ़ी दुख देती है। इससे राजाराम की हत्या करवा दी। इसने क्या किया, फिर राजाराम को भी मरवा दिया। पहले गोकुल जाट को मरवा दिया था, उसके बाद में राजाराम की हत्या करवा दी गई। राजाराम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामण ने जाटों का नेतृत्व संभाला। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। तब तक जाट छोटे मोटे रूप में विद्रोह में शामिल रहे। यह विद्रोह पूरी तरह कभी नहीं दबता, लेकिन फिर भी राजाराम की हत्या के बाद जाटों का विद्रोह काफ़ी सीमित हो गया था। ध्यान रखना, गोकुल के नेतृत्व में, राजाराम के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया गया था जाटों ने 1685 और 1669 ईस्वी में। सतनामियों का विद्रोह या मुंडाओं का विद्रोह। यह विद्रोह 1672 ईस्वी में नारनौल और महेंद्रगढ़ हरियाणा के आसपास के भूभाग में होता है, जो कि सतनामियों के द्वारा किया जाता है। जिन्हें मुंडिया कहा जाता था। क्या कहते थे उनको, मुंडिया, क्योंकि वे हमेशा बाल मुड़वा कर रखते थे, इसीलिए इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है।
इन्होंने इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया था। अब आता है सिखों का विद्रोह। सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय से संबंधित था। इसमें इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया गया, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया था। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। हमारी जो आपके लिए जो क्लासेज जो होने वाली हैं वो नोट्स पैटर्न पर रहेंगी। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में। तो यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, ऑल स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर देखेंगे। तो सिख विद्रोह, इस समय सिखों का गुरु सबसे पहले 9वें गुरु थे तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर ने यह प्रयास किया कि अगर हम गुरु तेग बहादुर को ये इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देते हैं तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। ये सोचा था औरंगजेब ने। इस प्रकार से सिखों के गुरु को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया, परंतु तेग बहादुर ने इसको अस्वीकार कर दिया, विद्रोह किया। फिर उन्हें पकड़कर दिल्ली लाया गया और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 में तेग बहादुर के सर को अलग कर दिया, यानी उसको मार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी थी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में करवा दी। सर अलग करने से पहले गुरु तेग बहादुर ने 5 दिन गंभीर यातनाएं दी गई, उनके सहयोगियों को भी गंभीर यातनाएं दी गई, फिर उनकी हत्या करवा दी गई थी। इसके बाद सिखों का विद्रोह होता है 10वें गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। उन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उसके खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि इस विद्रोह के क्रम में उनके पुत्र भी उनसे दूर हो गए, यानी उसके जो पुत्र थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के, वो भी मारे गए, उनकी हत्या भी करवा दी गई थी। लेकिन उन्होंने कभी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1682 में औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रोह को जारी रखते हैं। अंत में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तब बहादुर शाह के समय सिखों और मुगलों में एक प्रकार का समझौता हो जाता है। तो सिख और मुगलों के मध्य समझौता किसके समय होता है? बहादुर शाह के समय। राजपूत विद्रोह, राजपूत शासक अकबर के समय से मुगलों के काफ़ी सहयोगी थे, परंतु जब औरंगजेब आता है तो उसकी धार्मिक कट्टरता के सामने दिखाई देती है, तब राजपूत भी मुगलों से दूर होने लगते हैं। इसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो वे मुगलों के विरोध में उभर कर आते हैं। इसका कारण था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगते हैं और औरंगजेब पर इन शासन करने की नीति काफ़ी कठोर अपना रहा था, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ में विद्रोह करना उचित हो जाता है। उसने राजपूतों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई थी। इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया जाता है और दोनों पर विजय स्थापित कर ली जाती है। तो राजपूत विद्रोह को औरंगजेब दबाने में सफल हो जाता है। शहजादा अकबर का विद्रोह, मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास राठौर और मेवाड़ के शासक का सहयोग प्राप्त करके अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। ये ध्यान रखना, वो अकबर नहीं है, ये अकबर द्वितीय है। 1681 में औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र अकबर ने विद्रोह किया था। यही औरंगजेब का पुत्र था अकबर, और वो अकबर किसका था? हुमायूं का, जो पहले था। बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं और इसका कारण यह था कि औरंगजेब ने एक खत लिखवाया कि उसके खत में लिखा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, कि तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। इस प्रकार एक चिट्ठी उसने राजपूतों के खेमे में फैला दी थी। शहजादा अकबर का विद्रोह, अब राजपूतों को ऐसा लगा कि औरंगजेब और अकबर की एक चाल है कि अकबर आकर के हमारे साथ मिल गया है, अब हमारे आदमियों को मरवा रहा है। इस तरह राजपूतों को लगा कि अकबर उनका सहयोगी नहीं बल्कि गुप्त रूप से उनका शत्रु है, इसलिए उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया। अब अकबर भाग करके शिवाजी के पास जाता है, परंतु उस समय शिवाजी नहीं थे, उनके पुत्र संभाजी थे। संभाजी ने भी उनको संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंच जाता है और अंत में अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में व्यतीत करता है। तो संभाजी ने इसको संरक्षण प्रदान किया था अकबर को। शहजादा अकबर का विद्रोह, बाद में अकबर फारस चला जाता है क्योंकि मराठे भी पराजित होने लगे और फिर फारस के शाह ने उसको संरक्षण प्रदान किया। लंबे समय तक वह वही रहा और बाद में अकबर की मृत्यु फारस क्षेत्र में हो जाती है। मराठों का विद्रोह,
मराठों का विद्रोह शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर के पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा था। शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए, उनके साम्राज्य को बढ़ते हुए देख करके औरंगजेब प्रारंभ में भी संशंकित होता, परंतु उस समय उसका ध्यान उत्तर भारत में था। मराठों का विद्रोह इसलिए राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजता है। तो मराठों और शिवाजी के मध्य, मुगलों और शिवाजी के मध्य संधि होती है किसके सहयोग से? मिर्जा राजा जयसिंह के सहयोग से पुरंदर की संधि होती है, जो कि 1665 ईस्वी में की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुरंदर की संधि। इसके मध्य हुई शिवाजी और जयसिंह के मध्य में भी ये जून 1615 में पुरंदर की संधि होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस संधि के तहत शिवाजी अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की तरफ से प्रतिक्रियात्मक जीत हो जाती है। शिवाजी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है। साथ ही मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों से जीते गए 35 किलों में से 30 किले पुनः उनको लौटा देता है। शिवाजी ने 35 किले जीते थे मुगलों से, उनसे 23 को वापस करता है। इस संधि के तहत ही शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा जाता है और उसे 5000 का मनसाब संभाजी को प्रदान किया जाता है। पुरंदर की संधि की शर्तें: जयसिंह शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रथा करता है, परंतु सत्ता रियासत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। 22 मई 1666 में शिवाजी आगरा किले के दीवान आम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, दीवान आम में उपस्थित होते हैं। कब? 22 मई 1666 को। तब औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में उनको नज़रबंद कर दिया, पकड़वा लिया गया था। फिर शिवाजी भागने में सफल हो जाते हैं और जयसिंह के पुत्र राय सिंह ने आगरा से शिवाजी को निकालने में मदद की थी। दक्षिण भारत में जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़कर कई किलों को उसने जीत लिया था, यानी बाद में कई किलों को वो जीत लेते। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलाश के साथ पकड़ा जाता है और 1689 ईस्वी में संभाजी का कत्ल कर दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कवि कलाश संभाजी को औरंगजेब पकड़ लेता है और उनको मार देता है। 1690 तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो काबुल से लेकर के चट्टगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैल चुका था। अब आती है दक्षिण की विजय। 1682 में औरंगजेब दक्षिण भारत में जाने का निर्णय करता है और औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना था। सबसे पहले वो बीजापुर पर अभियान करता है 1685 ईस्वी में, 85 में। इस समय बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह था। औरंगजेब ने इसे पराजित करके इसके किले पर अधिकार कर लेता है और 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर के बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। गोलकोंडा अभियान 1686-87 में करता है। गोलकोंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह था औरंगजेब के समय। औरंगजेब इसको भी बंदी बनाता है और 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर के इसे भी अपने राज्य में मिला लेता है, बीजापुर और गोलकोंडा को। इस प्रकार दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे, उन सब को दबाने में औरंगजेब सफल रहा। परंतु एक कहावत यह भी है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जब उसने अभियान की तो उसका कब्रिस्तान सिद्ध हुआ था। वो अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रहा और उन्हें सीमित करता रहेगा और उत्तर भारत को ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मुगलों के पतन होना शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ होती है? अहमदनगर के पास में, महाराष्ट्र में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले में, खुलदाबाद नामक शहर महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना, कौन से जिले में? औरंगाबाद, जो कि औरंगजेब ने ही बताया था, अपने नाम पर रखा था इसका नाम औरंगाबाद। यहाँ पर उसका मकबरा बता हुआ है। स्थान कौन सा है? खुलदाबाद। अब आता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी दिलरास बानो बेगम की याद में करवाया था। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया। कई इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में करवाया था। ये भी उल्लेख मिलता है, जो कि ताजमहल की द्वितीय प्रतीक कहा जाता है, यानी ताजमहल की क्या कहा जाता है? द्वितीय प्रतीक।
ये हूबहू ताजमहल जैसा सुंदर नहीं है, लेकिन ताजमहल की आकृति पर यह बनाया गया था। बीबी का मकबरा ताजमहल की घटिया या फोर्ट नकल कहा जाता है, जो दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो ध्यान रखना, दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। मोती मस्जिद का निर्माण 1659-60 में औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है। इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखना दोनों को ही। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसलिए यह घोषणा कर दी कि कुरान के आधार पर ही शासन किया जाएगा, अर्थात शरीयत के आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। इसके लिए जो भी चीज़ें गैर पारंपरिक यानी इस्लाम के अनुसार नहीं है, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। इसी क्रम में उसने नौरोज त्यौहार को बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन, जो शासकों के द्वारा झरोखा दर्शन देने की परंपरा चलाई गई थी, उसे भी बंद करवा दिया गया। झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया, नौरोज त्यौहार बंद करवा दिया था। तुलादान, जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी, जिसमें राजा के वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के तोले जाते थे, उसे दान के रूप में बांटा जाता था। इस प्रथा को भी उसने बंद कर दिया है। तुलादान प्रथा को बंद कर दिया था। नौरोज को त्यौहार था उसको बंद करवाया। झरोखा दर्शन बंद करवाया। तुलादान की जो प्रथा थी वो भी बंद करवा दी गई। इसके अलावा सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी इसने बंद कर दिया। सिद्धा और पैबोस जैसी प्रथा को भी इसने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये प्रथा इस्लाम की मान्यता के विपरीत थी। औरंगजेब 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? 1663 में। तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हिंदुओं पर इसने तीर्थ यात्रा कर को प्रारंभ कर दिया था। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने मुहस्सिब, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जजिया कर पुनः किसके द्वारा लगाया था? औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने मुहस्सिब धर्माधिकारी नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका कार्य समाज में यह देखना था कि आम जनता धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। इसलिए इसने मुहस्सिब नामक धर्माधिकारी की नियुक्ति की थी। कुछ सामाजिक प्रथाएं, जैसे समाज में वैश्यालय शहरों के पास चलाए जाते थे, उन्हें इसने बंद करवाया। वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं के विवाह करने के लिए कहा तो उन्हें यह व्यवसाय छोड़ने के लिए भी कहा गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया, अपने दरबार का अंग बना लिया, परंतु औरंगजेब ने इन सबको बंद करवा दिया। यानी ये नृत्य गान आदि के विरुद्ध था। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी जरूर लगाई, परंतु वह स्वयं बीड़ा बजाने में उस्ताद था। जब क्या बजाता था? बीड़ा। इसे मुगल सेना में हिंदुओं को काफ़ी जगह दी, और मुगल शासनकाल के दौरान इतने हिंदू सेनापति किसी शासनकाल में नहीं थे जितने कि औरंगजेब के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस मुगल सम्राट के शासन में रहे थे? तो औरंगजेब के काल में रहे थे। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे किसी मुगल सेना में थे। हिंदू सेनापतियों का अनुपात कुल सेनापतियों का 1/3 यानी 33% रखा गया था। बाकी 2/3 मुस्लिम सेनापति थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गान को प्रोत्साहन दिया, अपने दरबार का अंग बना लिया, परंतु औरंगजेब ने उन्हें सबको बंद करवाया। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी लगाई, और वह स्वयं बीड़ा बजाने में उस्ताद थे। इसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले 80 करों को समाप्त कर दिया। इनमें अब्बाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी, जो कि प्रबंध करता, और पांडारी चुंगीकर नामक स्तरीय कर भी शामिल थे। तो रायदारी क्या था? प्रबंधकर, और पांडारी चुंगीकर था। और रायदारी को क्या कहा जाता? आबाब। आइए अब प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों को भी कवर कर लेते हैं। क्षेत्रफल के मामले में मुगल सम्राट के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को मार दिया गया? तो तेग बहादुर। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब की दक्कन में किन 2 राज्यों को जीता था? बीजापुर और गोलकुंडा। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर।
औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर कब लगाया गया था? तो 1679 में प्रारंभ कर दिया गया था, जिसको अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? तो यह दक्कन का दक्ष का ताजमहल कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खुदवा करके उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो वो कौन था? राजा राम। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बीड़ा बजाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में 1679 में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया दौरानी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो औरंगाबाद में। निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर और दरवेश की उपाधियां धारण की थी? तो औरंगजेब ने धारण की थी। जिंदा पीर और दरवेश की उपाधियां थी औरंगजेब की। औरंगजेब की माता का नाम क्या था? मुमताज महल। और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? सतनामी और जाट विद्रोह, राजपूत विद्रोह, सिख विद्रोह, मराठा विद्रोह। तो सतनामी और जाट विद्रोह, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी सारी की सारी क्लासेज यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क कराई जा रही हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।